आइए हम लोग आज बढ़ेंगे पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स के पहले चैप्टर की ओर। और हमारा पहला जो चैप्टर है गणित की प्रकृति एवं तार्किक सोच, नेचर ऑफ मैथमेटिक्स एंड लॉजिकल थिंकिंग। तो इस क्लास की ओर हम लोग बढ़ते हैं और जानते हैं, समझते हैं कि इस क्लास में हम लोगों को कौन कौन से टॉपिक्स के ऊपर पढ़ना है, चीज़ों को समझना है। तो चलिए शुरू किया जाए, क्लास को शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले आप हमारा रूटीन एक बार देख लें। मंडे टू सैटरडे का ये रूटीन है। इसमें एक चेंजिंग मैंने किया, जो मैंने शुरुआत में स्टार्ट ए फ्रेश वाले एपिसोड में मैंने बताया था कि सीडीपी के क्लास 2 दिन आएंगे। तो सीडीपी के क्लास 2 दिन को मैंने हटा करके वेडनेसडे को लैंग्वेज पेपर रखा है। लैंग्वेज पेपर का पेडागोजी का जो टॉपिक्स होगा, साथ ही साथ उसका जो कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट है, हिंदी और इंग्लिश की तैयारी मैं इस पे कराऊंगा। तो आप लोग देख लें रूटीन को और रेगुलर बने रहें, चैनल के ऊपर रेगुलर विजिट करते रहें और सब्सक्राइब कर लें ताकि नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे और अब एक भी क्लास मिस ना हो। तो चलिए समझते हैं गणित की प्रकृति को। और यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले स्कूली गणित का दर्शन एनसीएफ 2005 क्या कहता है गणित के संदर्भ में, इन चीज़ों को समझ लेते हैं, तब हमें गणित की प्रकृति को समझने में ज़्यादा सहूलियत होगी, ज़्यादा आसानी होगी। तो एनसीएफ 2005 का कहना है कि बच्चे गणित से भयभीत होने के बजाय उसका आनंद उठाएं, ऐसा माहौल हमें तैयार करना है। अब गणित के शिक्षक, हमारे जो पारंपरिक गणित के शिक्षक हैं, तो जैसे वे क्लास में आते हैं बच्चे बिल्कुल शांत हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि गणित के शिक्षक हैं और यदि हमने शोर किया तो सर पहले पीटेंगे, उसके बाद पढ़ाएंगे। और पढ़ाते समय बच्चे डर से सवाल नहीं पूछते। एक चीज़ को अगर किसी बच्चे ने 2 बार पूछ लिया और फिर भी यदि उसे समझ में नहीं आया तो तीसरे बार उसे पूछने की हिम्मत नहीं होती है। ये माहौल बना हुआ है गणित के शिक्षकों के प्रति, और कहीं ना कहीं इसमें हम शिक्षकों का भी योगदान रहा है। जब भी हम लोग गणित पढ़ाने के लिए क्लास में इंटर करते हैं तो एक प्रिजुडिस हमारे मन में होता है, पूर्वाग्रह होता है कि अधिकांश बच्चे तो गणित समझ नहीं पाएंगे। जो 2-4 बच्चे समझ लेते हैं, चलो उन्हीं को टारगेट करना है, और यही सबसे बड़ी गड़बड़ी हो जाती है। आप देखें कि बच्चों को गणित से भयभीत नहीं करना है, गणित के प्रति उनमें रुचि जगानी है। और ऐसा तभी हो सकता है जब शिक्षकों का व्यवहार स्नेहपूर्ण हो। अपने गणित को पढ़ाने के नज़रिए में उन्हें बदलाव करने की ज़रूरत है। थोड़ा मनोरंजक ढंग से बच्चों के साथ दोस्ताना व्यवहार बना करके गणित को समझाना होता है क्योंकि गणित को एक तो ऐसे ही कठिन विषय माना जाता है, और यदि शिक्षक क्लास में एक डिक्टेटर बन जाते हैं तो ऐसी स्थिति में गणित को सीखना और समझना बच्चों के लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो एज ए टीचर आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि गणित पढ़ाने के लिए जब भी आप क्लास में जाते हो तो सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि आपकी वजह से बच्चे डरे नहीं, क्योंकि यदि आपकी वजह से डर जाएंगे तो वे गणित से ऐसे ही डर जाएंगे। दूसरी बिंदु है, बच्चे महत्वपूर्ण गणित सीखें। गणित में सूत्रों व यांत्रिक प्रक्रियाओं से आगे भी बहुत कुछ है। अब देखिए यहाँ कहने का मतलब क्या है कि बच्चे महत्वपूर्ण गणित सीखें। ऐसा नहीं कि वे रट्टा मारें। गणित के सूत्रों व यांत्रिक प्रक्रियाओं से आगे भी बहुत कुछ है। कहने का मतलब है कि बच्चों को छड़ी का डर दिखा करके सूत्रों को रटा दिया जाता है। वे सूत्र रट लेते हैं, लेकिन जब रियल लाइफ सिचुएशन आता है तो वहाँ पे वे फेल हो जाते हैं। ऐसा नहीं करना है। इसी चीज़ को सुधारने की ज़रूरत है कि गणित में सूत्रों व यांत्रिक प्रक्रियाओं से आगे भी बहुत कुछ है। कहने का यही मतलब हुआ कि हमें बच्चों को गणित को दैनिक जीवन से जोड़ना है, आसपास की घटनाओं से जोड़ना है, समझाना है कि गणित का स्थान कितना महत्वपूर्ण है और आप लोगों को गणित सीखना क्यों ज़रूरी है। बच्चे गणित को ऐसा विषय माने जिस पर वे बात कर सकते हैं, आपस में जिस पर चर्चा कर सकते हैं। आपने कभी गौर किया है कि बच्चे कभी आपस में बैठ कर के गणित के ऊपर चर्चा कर रहे हो कि अरे भाई बताओ, तुम्हें यह गणित समझ में आया, समीकरण समझ में आया, लाभ हानि समझ में आया, ज़रा मुझे भी थोड़ा सा सजेस्ट करो। कुछ बच्चे आपस में बात करते हैं, मैंने देखा है, गौर किया है, जो आपस में हेल्प करके
कुछ बच्चे जो होते हैं वे आपस में हेल्प करके चीज़ों को सॉल्व करते हैं, और शिक्षकों की भूमिका वहाँ भी महत्वपूर्ण होती है कि वे बच्चों को प्रेरित करें कि वे आपस में एक दूसरे की सहायता कर सकें। बच्चे सार्थक समस्याएं उठाएं और उन्हें हल करें, यह भी गणित का एक प्रमुख लक्ष्य है कि बच्चे जो हैं वो सार्थक समस्याएं उठाएं, जो समस्याएं उनके दैनिक जीवन से जुड़ी हुई हैं। जैसे यदि कोई बच्चा किसान के घर से आता है तो वह अपने घर से जुड़े हुए सवालों को उठा सकता है कि उसके पिताजी गेहूं बेच रहे थे और गेहूं बेचने के क्रम में बहुत सारे सवाल बन सकते हैं। कुछ क्विंटल गेहूं का मूल्य निकालने के लिए बच्चे को उसके पिताजी कह सकते हैं, तो वहाँ भी गणित आ जाता है। इसी प्रकार से दैनिक जीवन से जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ें जहाँ पे गणित उपलब्ध हैं, तो बच्चे सार्थक समस्याएं उठाएं और उन्हें हल करना सीखें। बच्चे अमूर्त का प्रयोग संबंधों को समझने, संरचनाओं को देख पाने और चीज़ों का विवेचन करने, कथनों की सत्यता या असत्यता को लेकर तर्क करने में कर पाएँ। यह भी गणित का एक लक्ष्य होना चाहिए कि अमूर्त चीज़ों का प्रयोग संबंधों को समझने में, संरचनाओं को देख पाने में और चीज़ों का विवेचन कर पाने में, और कथनों की सत्यता या असत्यता, सही है या गलत है, 2 और 2 4 होते हैं, यह सही है या गलत है, इसकी विवेचना कर सकने में वे सक्षम हो पाएँ। यह भी गणित का एक लक्ष्य है। अगली बिंदु है बच्चे गणित की मूल संरचना को समझें। अंकगणित, बीजगणित, रेखागणित, त्रिकोणमिति, इन सब की मूल संरचना को समझें कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे आसपास की चीज़ों से जुड़ी हुई हैं। अंकगणित में अंक पर आधारित समस्याएं, जहाँ जोड़ घटाव गुणा भाग से लेकर के लाभ हानि तक हम लोग चलते हैं। बीजगणित में अमूर्त सोच, अमूर्त चिंतन वहाँ पे जागृत होता है, और जो अज्ञात राशियाँ हैं उन्हें ज्ञात कर पाने में बच्चे सफल होते हैं। रेखा गणित में बच्चे स्कूल से, अपने विद्यालय के भवन से, कक्षा के स्ट्रक्चर से बहुत कुछ सीख सकते हैं, और इसी को ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार ने बाला योजना को लॉन्च किया है। BALA, बाला, इसका फुल फॉर्म होता है बिल्डिंग एज ए लर्निंग एड, यानी कि विद्यालय के भवन को एक लर्निंग एड का रूप दिया गया है। इसमें विद्यालय के भवन की दीवारों पर कई प्रकार की चित्रकारियाँ आपने देखी होंगी, और बिहार में बहुत सारे विद्यालयों को इसे सुसज्जित किया गया है। बहुत सारे विद्यालय के कक्षाओं को ट्रेन का रूप दिया गया, सौरमंडल के चित्र उकेरे गए दीवारों के अंदर, ताकि बच्चे उन चीज़ों को देख करके ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें, और वे जितना इन दृश्यों को देखेंगे उनके मस्तिष्क में वे उतना ही अस्थायी रूप से अपना स्थान बना लेंगे, और उन्हें वो चीज़ें जो है वो खेल खेल में ऐसे ही याद हो जाएंगे। अब अगला है कि बच्चे गणित की मूल संरचनाओं को समझें। इसकी चर्चा हम लोगों ने कर ली। अब आगे है कि अध्यापक कक्षा में प्रत्येक बच्चे के साथ इस विश्वास के साथ काम करें कि प्रत्येक बच्चा गणित सीख सकता है। एवरी चाइल्ड इज़ कैपेबल टू लर्न मैथमेटिक्स। एक शिक्षक को हमेशा इस बात का ध्यान रखना है। ये नहीं है कि अरे तुम तो गणित सीख ही नहीं सकते हो, तुम्हारे दिमाग में तो भेजा ही नहीं है, कुछ समझ में नहीं आता है, परेशान करके रख दिया है, अभी तो मैंने तुम्हें बना करके दिखाया था फिर भी नहीं बन रहा है। शिक्षक झुंझला जाते हैं, तो झुंझलाना नहीं है। आपको इस विश्वास के साथ काम करना है कि प्रत्येक बच्चा सीख सकता है। और इसमें एक मिथक भी है, गणित से जुड़े हुए कई मिथक हैं। अब लोग कहते हैं कि गणित हार्ड सब्जेक्ट होता है। वे मान लेते हैं कि जो बच्चे गणित में तेज होते हैं वही वास्तव में तेज विद्यार्थी हैं, और जो गणित में तेज नहीं है वे बिल्कुल भोंदे हैं, वे तेज नहीं होते हैं। ऐसा हमारे समाज में ऐसी मान्यता हो गई है, और यह एक मिथक है, एक भ्रम है। आप लोगों को एक छोटा सा कहानी सुनाता हूँ
किसी गांव में एक व्यक्ति गया, घूम रहा था और एक ताड़ के वृक्ष के नीचे गया और वहाँ पे उसे कुछ हलचल महसूस हुआ। ताड़ के पत्तों में कोई पक्षी वगैरह होगा और उसके दिमाग में आया कि यहाँ पे भूत है और वो वहाँ से चिल्लाता हुआ भागा कि उस ताड़ के गाछ के पास मत जाना, वहाँ पे भूत है। अब लोगों के मन में यह वहम बन गया। अब जिन जिन लोगों ने इस चीज़ को सुना उनके मन में भ्रम उत्पन्न हो गया कि ताड़ के गाछ के पास भूत है। अब कुछ लोग और गए, उन्हें भी कुछ ऐसा हलचल महसूस हुआ होगा और उन लोगों ने भी इस बात की पुष्टि कर दी कि सच में ताड़ गाछ के ऊपर भूत है। अब यह पूरे गांव में एक मिथक बन गया कि उस ताड़ गाछ के पास मत जाना, वहाँ पे भूत रहता है। तो इसी प्रकार से गणित का भी मिथक बना दिया गया है कि जो बच्चे गणित नहीं जानते हैं वे कमज़ोर होते हैं, गणित सीख ही नहीं सकते हैं। एक मिथक ये भी है कि लड़कियां गणित में कमज़ोर होती हैं, लड़कियां गणित सीख ही नहीं सकती हैं, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। आप लोगों को इस बात को ध्यान में रखना है। इस विश्वास के साथ बच्चों के साथ गणित पे काम करना है कि प्रत्येक बच्चा गणित सीख सकता है। और गणित सीखने के लिए बचपन से जिस प्रकार से क्लासेस आगे बढ़ते हैं तो प्रत्येक क्लास में उसे जितना सीखना चाहिए ये सबसे बड़ा फैक्टर होता है। मैंने भी महसूस किया है, क्लास 8 के बच्चे 2 या 3 के लेवल के गणित को नहीं सरल कर पाते हैं, सोल्व नहीं कर पाते हैं। कारण इसका ये है कि जब वे 1 2 3 में थे तो उन्हें जितना समझा दिया जाना चाहिए था उतना उन्हें समझाया नहीं गया। दूसरा बड़ा फैक्टर है घर का परिवेश। यदि घर में माता पिता पढ़े लिखे नहीं हैं और वे बच्चों की पढ़ाई के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, ऐसी स्थिति में बच्चों का कमज़ोर रह जाना स्वाभाविक है। तो ऐसी बहुत सारी चुनौतियां हैं जो हमें अपने शिक्षण कार्य के दौरान इन चुनौतियों से गुजरना पड़ता है। तो चलिए आगे समझेंगे गणित की प्रकृति को। अब देखें कि गणित एक ऐसा विषय है जिसकी अपनी अलग प्रकृति होती है। इट हैज़ इट्स ऑन नेचर। गणित हमारे दैनिक जीवन में भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इस बात से हम सभी एग्री करते हैं। जहाँ भी जाएंगे गणित की ज़रूरत पड़ने वाली है। जिन लोगों ने स्कूल जाकर पढ़ाई नहीं की है वे भी गणित के रोज़मर्रा के सवाल हल कर लेते हैं, करते हैं या नहीं। बहुत सारे लोगों के मम्मी पापा पढ़े लिखे नहीं होंगे, लेकिन दुकान जाना, सामान खरीदना, वे आसानी से वहाँ पे सवालों को हल कर लेते हैं। वहीं विद्यालयों का पाठ्यक्रम में गणित का सबसे महत्वपूर्ण स्थान होता है और आप देखोगे कि हर एक विषय में कहीं न कहीं गणित की भूमिका होती है। विज्ञान का भी आधार गणित ही है। यदि विज्ञान से गणित को निकाल दिया जाए तो विज्ञान का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। हम उन छात्रों को तेज मानते हैं जो गणित में अच्छे होते हैं। वहीं गणित को लेकर कुछ मिथ्या भ्रम भी प्रचलित है, जिसे मैंने कि अभी कहानी के द्वारा आप लोगों को समझाया। आइए अब गणित की प्रकृति को समझने के लिए कुछ बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले बिंदु है कि गणित की अपनी भाषा होती है ना। इट हैज़ इट्स ऑन लैंग्वेज। इसकी अपनी भाषा होती है। भाषा का तात्पर्य यहाँ पे गणितीय पद से है। मैथमेटिक्स जो टर्म्स होते हैं, गणितीय प्रत्यय, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स जो हैं, और सूत्र, बहुत तरह के गणित में सूत्र होते हैं। सिद्धांत, थ्योरीज एंड प्रिंसिपल्स बहुत सारे हैं गणित में। और संकेतों से है। संकेत बहुत तरह के साइंस, प्लस का साइन, माइनस का साइन, इक्वल टू का साइन, अल्फ़ा, बीटा, डेल्टा, थीटा, बहुत सारे साइंस हैं और जो कि विशेष प्रकार के होते हैं तथा गणित की भाषा को जन्म देते हैं। अब गणित की भाषा को हम लोगों ने समझा। बहुत सारे सवालों को हल करते दौरान बच्चे इसीलिए कन्फ्यूज हो जाते हैं कि वे गणित की भाषा को नहीं समझ पाते हैं। समीकरण के सवालों को समझाते समय मैंने भी इस बात को रियलाइज़ किया कि जो गणित के शब्द होते हैं उसकी भाषा बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं। वहाँ सवाल में लिखा हुआ है कि किन्हीं दो संख्याओं का योग इतना है,
अब योग शब्द का वे मतलब नहीं समझ पा रहे हैं। अंतर का मतलब नहीं समझ पा रहे हैं। तो योग का मतलब हमें उन्हें समझाना होगा कि योग का मतलब जोड़ होता है, अंतर का मतलब घटाव होता है, तब ये सीख पाएंगे। गणित की भाषा से परिचित कराना जरूरी है। अब है कि गणित का ज्ञान यथार्थ, क्रमबद्ध, तार्किक तथा स्पष्ट होता है। गणित का ज्ञान बिल्कुल एग्जैक्ट होता है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं होता है। 2 और 2 4 होते हैं तो होते हैं, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। यह एक क्रमबद्ध सिस्टमेटिक ढंग से कार्य करता है, इसमें क्रमबद्धता होती है। 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 4 आता है। एक क्रम से संख्याएं आगे बढ़ती हैं, कहीं भी कोई गैपिंग नहीं है। यह तार्किक होता है, इसमें लॉजिक होते हैं कि 2 और 2 4 क्यों होते हैं। आप इसे प्रूव करके दिखाओ तो आप प्रूव करके दिखा सकते हो। तथा स्पष्ट होती है, ठीक है। गणित में स्पष्टता होती है, कोई वैग्विटी नहीं होती है, जिससे उसे एक बार ग्रहण करके आसानी से भुलाया नहीं जा सकता है। अब आगे देखेंगे कि गणित में अमूर्त प्रत्ययों को मूर्त रूप में परिवर्तित किया जाता है, साथ ही उसकी व्याख्या भी की जाती है। अमूर्त प्रत्यय, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स को मूर्त रूप में परिवर्तित किया जाता है। जैसे किन्हीं 2 संख्याओं का योग 12 है, यदि उन संख्याओं का अंतर 4 है तो संख्याएं ज्ञात करें। यह अमूर्त प्रत्यय हो गया। अब इसे कंक्रीट रूप देना है, कंक्रीट फॉर्म में डालना है, तो आप इसको क्या करोगे कि समीकरण के फॉर्म में लिख दोगे और फिर वहाँ बच्चों को समझा दोगे। तो गणित में अमूर्त प्रत्यय होते हैं। त्रिकोणमिति का सवाल है कि कोई वृक्ष है जो कि आंधी में टूट जाता है और टूट करके उसका जो सिरा ज़मीन पर गिरता है तो ज़मीन से 30 डिग्री का कोण बनाता है, और वृक्ष का जो सिरा गिरा है वह उसके जड़ से 15 मीटर की दूरी पर है। तो आप बताएं कि वृक्ष की ऊंचाई कितनी है। तो यह एक अमूर्त प्रत्यय है। अब इसको कंक्रीट फॉर्म में बदलना है, तो वहाँ पे इन सारी चीज़ों को हम लोग करते हैं कि अमूर्त प्रत्यय को मूर्त प्रत्यय में बदल करके बच्चों को समझाते हैं। 5 क्या है, केवल 5 कहा जाए तो ये 5 अमूर्त प्रत्यय है, और यदि हम 5 की संख्या को प्रदर्शित करने के लिए 5 वस्तुएं रखते हैं तो वो मूर्त प्रत्यय है। अरे बात समझ में। आगे है कि गणित के नियम, सिद्धांत, सूत्र सभी स्थानों पर एक समान होते हैं, कहीं भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब ऐसा तो नहीं है कि भारत में 2 और 2 4 हो रहे हैं और अमेरिका में 2 और 2 5 होते हों, ऐसा नहीं है। गणित के नियम, सूत्र, सिद्धांत सभी जगह पे एक होते हैं। धरती पर या अंतरिक्ष में सभी जगह एक होते हैं। ऐसा नहीं है कि धरती पे हवा है लेकिन चांद पे हवा नहीं है, तो वो भूगोल का मैटर है। भूगोल में सभी चीज़ें एक जगह, अलग अलग जगहों पे एक समान नहीं होती हैं। अब आगे है कि गणित के अध्ययन से प्रत्येक सूचना स्पष्ट होती है तथा उसका एक संभावित उत्तर निश्चित होता है कि ये आंसर आने वाला है और ये आंसर ही आएगा। हम लोग बहुत सारे सवालों में कंफ्यूज जब हो जाते हैं तो उसका आंसर देखते हैं, इसका आंसर क्या है, और तब फिर सवालों को हल करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि आंसर उतना ही आएगा। उससे इतर अगर आ रहा है तो कहीं ना कहीं हमने गलती की है। गणित के विभिन्न नियमों, सिद्धांतों, सूत्रों आदि में संदेह की संभावना बिल्कुल नहीं होती है। संदेह करने की कोई बात नहीं है कि ये गलत हो जाएगा या फिर ये नहीं होगा। गणित के ज्ञान का उपयोग विज्ञान के विभिन्न शाखाओं, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, इन सभी में किया जाता है। और जैसा मैंने अभी तुरंत बताया कि विज्ञान का आधार ही गणित है। यदि विज्ञान से गणित को निकाल दिया जाए तो विज्ञान का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, कुछ बचेगा ही नहीं। गणित के ज्ञान से बालकों में प्रशंसात्मक दृष्टिकोण तथा भावना का विकास होता है। गणित से बालकों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित होता है। इस बात को समझेंगे
कि गणित सीखना बालकों के लिए इसलिए भी ज़रूरी है कि उनमें प्रशंसात्मक दृष्टिकोण का विकास होता है। जो बच्चे गणित में अच्छे होते हैं उन्हें सब जगह प्रशंसा मिलती है, उनमें प्रशंसात्मक दृष्टिकोण का विकास होता है। गणित से बालकों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का भी विकास होता है और वे चीज़ों के ऊपर तर्क के ज़्यादा करते हैं, और तर्क करना एक अच्छे बच्चे की निशानी है। अब अगला बिंदु हमारा है कि गणित पढ़ाने के तरीके क्या क्या होने चाहिए। तो गणित पढ़ाने के बहुत सारे तरीके हैं और इसमें जो प्रमुख है उसके ऊपर हम लोग देख लेते हैं। अभ्यास कार्य, गृह कार्य, मौखिक कार्य, लेखन कार्य और समूह कार्य, ये मुख्य रूप से गणित पढ़ाने और पढ़ने के तरीके हैं। अभ्यास कार्य यानी कि ड्रिल वर्क, किसी चीज़ को आपने समझा दिया। आप इस चीज़ को यहाँ ध्यान रखोगे कि गणित पढ़ाने की विधियाँ अलग होती हैं। ऐसा मत आप लोग समझ लेना कि ये गणित पढ़ाने की विधियाँ हैं, विधियाँ अलग हैं। उसके ऊपर हम लोग अलग से चर्चा करेंगे, उसका अलग चैप्टर ही है। उसमें हम लोग आगमन विधि, निगमन विधि, बहुत सारी विधियाँ हम लोग उसमें डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे गणित पढ़ाने के तरीके हैं, प्रोसेस हैं कि कौन कौन से तरीके होते हैं, ज़्यादा जो प्रचलित तरीके हैं। तो इसमें आप देखोगे कि अभ्यास कार्य बहुत ज़्यादा प्रचलित है। हम लोग क्या करते हैं कि बच्चों को एक चैप्टर गणित का, अगर कोई भी सभी चैप्टर पढ़ाना है तो उसको लिए उसके जो मुख्य मुख्य 2-4 हिसाब हैं उसको हम लोगों ने सॉल्व करके दिखा दिया बच्चों को कि देखो आप लोग इस प्रकार से बनता है। अब उसके जो सूत्र हैं उसको भी लिखा दिया और बच्चों को अब कहा कि आप इस पर अभ्यास करो। अभ्यास करो यानी कि चैप्टर में जो बाकी के हिसाब बचे हुए हैं, 10 हिसाब बचे हुए हैं, तो आप 10 को आप खुद से सॉल्व करो। तो आप ड्रिल करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा सारा चीज़। तो ये अभ्यास कार्य हो गया। अब उसके बाद है गृह कार्य। अब जो 10 हिसाब और बचा हुआ है आप उसको होमवर्क के रूप में दे दोगे। उसमें जो टाइप्स होते हैं, अलग अलग टाइप्स के सवाल होते हैं, उसमें से प्रत्येक टाइप से 1-1, 2-2 सवाल आपने हल कर दिया और कह दिया बच्चों को कि अब जो बाकी के सवाल हैं आप उन्हें घर से हल करके लाओ। तो वो गृह कार्य हो गया। मौखिक कार्य, बच्चों को आपने खड़ा किया कि बाबू खड़ा हो जा, आप उसका टेस्ट कर रहे हो, बताओ a+b का होल स्क्वायर क्या है। तो वहाँ पे क्या हो गया, वो मौखिक कार्य के अंतर्गत आ गया। मौखिक रूप से भी बच्चों को आप बहुत सारी चीज़ें सिखा सकते हो। और छोटे बच्चों के मामले में ज़्यादा कार्य करता है। बच्चों को टेबल समझाना है, पहाड़ा सिखाना है, तो बच्चों को आपने खड़ा कर कर पहाड़ा पढ़ने के लिए कह दिया। या बच्चों को इस प्रकार से स्कूल में सिस्टम भी है, एक घंटी लगाई जाती है और उस घंटी में 1-2 के बच्चे पहाड़ा पढ़ते हैं, कविताएं गाते हैं, इस तरह से हो। लेखन कार्य, समूह कार्य, लेखन कार्य लिख करके सीखेंगे। समूह कार्य, एक ग्रुप बना करके आप लोगों ने कुछ प्रोजेक्ट तैयार किया गणित के ऊपर और उसको दे दिया, तो उनसे भी चीज़ों को सीखेंगे। तो ये हैं गणित पढ़ाने के कुछ प्रमुख तरीके। अब आगे बढ़ते हैं और अगला जो हमारा टॉपिक है तार्किक सोच, लॉजिकल थिंकिंग। लॉजिकल थिंकिंग का क्या तात्पर्य है, इसको समझते हैं। तार्किक सोच का तात्पर्य किसी चीज़ के होने या ना होने के बारे में तर्क करने की क्षमता का विकास होना। कोई चीज़ कैसे हुआ या नहीं हुआ, तो फिर क्यों नहीं हुआ, इसके पीछे क्या कारण थे, उन सारे कारणों के बारे में जानना, क्वेरी करना, यही तर्क होता है। बच्चों में प्रकृति एवं समाज से अंतःक्रिया करने के दौरान तार्किक सोच का विकास होता है। गणित का अध्ययन तार्किकता पर ही आधारित होता है। गणित का अध्ययन बालकों के मस्तिष्क को क्रियाशील बनाता है। जैसे ही गणित की कोई समस्या बच्चे के समक्ष आ जाती है तो उसका मस्तिष्क उस समस्या को समझने में और उसके समाधान करने की दिशा में कार्य करना प्रारंभ कर देता है। तो हम देखेंगे कि बच्चों में तार्किक सोच का होना बहुत ज़रूरी है और सभी बच्चों में तार्किक सोच का विकास करना यह भी एक शिक्षक का दायित्व है। तो आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि जब आप पढ़ाने के लिए बच्चों के बीच में जाओ तो उनमें तार्किक चिंतन डेवलप करने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए। गणित का अध्ययन बच्चों को अपनी निरीक्षण शक्ति, तर्क शक्ति, स्मरण शक्ति, एकाग्रता, मौलिकता, अन्वेषण शक्ति, विचार एवं चिंतन शक्ति, आत्मनिर्भरता तथा कठिन परिश्रम आदि सभी मानसिक शक्तियों को पूर्ण रूप से विकसित करने का अवसर प्रदान करता है। तो
तो गणित के अध्ययन से बच्चों में इन सारे कैपेसिटीज़ का डेवलपमेंट होता है, इसीलिए गणित का अध्ययन ज़रूरी है। बच्चों में लॉजिकल थिंकिंग का विकास ज़रूरी है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को आज के क्लास में गणित की प्रकृति और तार्किक सोच समझ में आया होगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। लाइक इफ़ यू रियली लाइक्ड इट। यदि आपने हमारे इस क्लास को वास्तव में पसंद किया है तो लाइक बटन ज़रूर क्लिक करें, शेयर फॉर योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब इफ़ यू वांट टू सपोर्ट मी। यदि आप हमारा समर्थन करना चाहते हैं तो आपको चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लेना है। और सब्सक्राइब करने का एक बेनिफिट आपको भी मिलेगा कि जैसे ही क्लासेस अपलोड होंगे तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचेगा। तो मिलते हैं फिर से अगले क्लास में। गुड बाय, टेक केयर।